दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। मोहित दरवाज़ा खोलकर कमरे में आ गया, फिर इधर उधर देखने लगा। कमरे में शांति छाई हुई थी। यह देखकर मोहित ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में बोला, मधु तुम हो यहाँ। पर मोहित को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसे मोहित ने दोबारा से कहा, देखो मधु, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो। मोहित रात को भी घर आया था और उसने ही हर कमरे की तलाशी ली थी, पर मधु कहीं नहीं मिली थी। पर उसने सोचा कि शायद मधु सुबह आ गई हो और अपने कमरे में यहीं कहीं छिप गई हो। इसलिए वो इस वक्त मधु को दोबारा से घर में ही ढूंढ रहा था। और मोहित को यही एहसास हो रहा था कि मधु उसके आसपास ही है। और मधु की आवाज़ न सुनकर मोहित ने दोबारा से कहा, मधु मैं बहुत परेशान हूँ। मोहित ने इधर उधर देखा, फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ उसने वॉशरूम में देखा, तब भी उसे मधु नहीं मिली। इसलिए उसने सोचा कि शायद उसका एहसास गलत था, मधु यहाँ नहीं थी। यही सोचकर मोहित उदास हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। तभी किसी के सुबकने की आवाज़ मोहित के कानों में पड़ी और ये आवाज़ मोहित अच्छे से जानता था। इसलिए मोहित की सांसों में सांस आ गई और उसे एक राहत मिल गई। फिर उसने शांत और धीमी आवाज़ में कहा, तुम क्यों रो रही हो। पर सुबकने की आवाज़ बंद नहीं हुई और मोहित अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाकर उस आवाज़ का पीछा करते हुए बेड तक आ गया। फिर नीचे झुककर बेड के नीचे देखने लगा। नीचे मधु थी। मधु को देखकर मोहित के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत हो गए थे, मानो उसने अपनी खोई हुई चीज़ को फिर से पा लिया हो। उसे इतनी राहत मिल रही थी। मोहित ने मधु को देखकर कहा, तुम कंपटीशन हार गई हो इसलिए रो रही हो। मधु जो कि बेड के नीचे छुपी हुई थी, वो मोहित की इतने करीब से आवाज़ सुनकर चौंक गई और घबराकर मोहित की तरफ देखने लगी। फिर मोहित को देखकर रोते हुए बोली, आपने मुझे ढूंढ क्यों लिया। मोहित मधु का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए बोला, ये सब जाने दो, तुम पूरी रात कहाँ थी। मधु बाहर आई और उसने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। ये देखकर मोहित ने उसे बेड पर बैठाया, फिर उसके सिर को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी। ये देखकर मोहित नीचे बैठ गया। फिर मधु के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मधु तुम्हें किसी भी चीज़ का गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। मोहित जानता था कि मधु के हारने की वजह कहीं ना कहीं कृति थी, पर यह बात मोहित मधु से नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मोहित मधु को और टूटते हुए नहीं देख सकता था। और मधु अचानक से मोहित के गले से लग गई और रोते हुए बोली, मोहित मैं हार गई, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मोहित को मधु का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो अपने आप को संभाले हुए था और वो मधु के सिर को सहलाते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जाने दो, जो भी हुआ वो तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मधु ने दोबारा से कहा, मैं हार गई। मोहित ने इस बार कुछ भी नहीं कहा और मधु को अपनी बाहों में यूं ही भरे रखा, मानो वो एक सुकून पाना चाहता हो, ये यकीन करना चाहता हो कि उसकी मधु उसके पास ही है। मोहित ही जानता था कि उसने मधु को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, पर मधु उसे कहीं भी नहीं मिली थी, जिसे वो काफ़ी डर गया था। मधु कुछ देर यूं ही मोहित की बाहों में सिमटी रही। उसके बाद उसका रोना बंद हो गया। फिर वो अपने आप को संभालकर उससे दूर होकर अपने आंसू पोंछकर इधर उधर देखने लगी और मोहित ने सवाल करते हुए कहा, तुम कहाँ थी पूरी रात। यह सुनकर मधु रात की बात याद करने लगी। वो कृति को काफ़ी बार समझा चुकी थी, पर कृति थी कि उसकी बात नहीं मान रही थी। मधु से बार बार यही कह रही थी कि वो उसकी और मोहित की लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, वो कभी दोनों को आगे नहीं बढ़ने देगी। यही बात कृति बार बार दोहरा रही थी, जिसे परेशान होकर मधु वहाँ से अपने घर के पीछे वाले रास्ते पर आकर बेड के नीचे बैठी हुई थी और पूरी रात वो कृति के बारे में ही सोच रही थी
और दीदी ने जो कुछ भी उसके साथ किया वही ख्याल उसे सताने लगा था, जिसे वो नहीं भूल पा रही थी। उसे रोना आ रहा था क्योंकि मधु ने सोचा था कि वो 99% तो जीत ही जाएगी, पर 1% तो क्या उसे एक भी मार्क्स मिलने के लायक ही नहीं रखा था। ये सिर्फ कीर्ति के कारण हुआ था। ये सब याद करके मधु परेशान हो गई और रोते हुए कब सो गई थी उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा। और जब सुबह हुई तब वो अपने घर के अंदर आई, वो भी पीछे वाले दरवाजे से, और उसने ये बात मोहित से कही। मोहित ये सुनकर गहरी सांस लेता है क्योंकि उसने पूरा घर चेक किया था, पर वो पीछे वाले रास्ते पर गया तक नहीं था, जिसे मोहित को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। और मधु दोबारा से रोते हुए बोली, मैं हार गई। मोहित उसकी बार बार रोने से अपने आप को कमज़ोर फील कर रहा था, इसलिए उसने मधु के गालों को थामते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोबारा से जीतने की कोशिश करना तुम। मधु रोते हुए आगे बोलना जारी रखते हुए बोली, पर आपने मुझसे शादी करने का फैसला किया था ना मेरी जीतने के बाद। अब मैं हार गई हूँ। मोहित ने मधु को समझाते हुए कहा, तुम इस वक्त ये सब बातें जाने दो और जाकर सावर ले लो। ये सुनकर मधु ने कहा, नहीं, मुझे सावर नहीं लेना। मोहित ने मधु को समझाया कि वो एक बार सावर ले ले, उसके बाद दोनों आराम से बैठकर बातें करते हैं, क्योंकि मोहित मधु को परेशान नहीं करना चाहता था और वो मधु को रोते हुए नहीं देख सकता था। और मधु मोहित के काफ़ी बार मनाने से मानकर सावर लेने के लिए चली गई। फिर मोहित कमरे से बाहर आया। इधर मानवी और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर जब मोहित को रिलैक्स देखा तो अर्जुन मोहित की तरफ आते हुए बोला, मधु के बारे में पता चला क्या कुछ? फिर मोहित ने बताया कि मधु पीछे वाले रास्ते पूरी रात से लेकर सुबह तक सोई हुई थी और सुबह ही वो अपने कमरे में आई। ये सुनकर तो मानवी को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने भी पूरे घर को देख लिया था, पर पीछे वाले रास्ते पर नहीं। और तीनों ही मधु के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। और मोहित जान गया था कि मधु इतनी जल्दी ये सब नहीं भूलेगी, इसलिए वो सोचने लगा कि वो मधु के लिए ऐसा क्या करे जिसे मधु ये जो कुछ भी हुआ वो भूल सके और खुशी के पल जी सके। थोड़ी देर बाद मधु सावर लेने के बाद अपने कमरे से बाहर आई और मानवी मधु को देखकर मधु की तरफ आते हुए बोली, मधु, तुमने तो मुझे कितना डरा दिया था, कोई ऐसा करता है क्या? मधु ने मानवी को कोई भी जवाब नहीं दिया और वो हल्के से मुस्कुराकर मोहित की तरफ देखने लगी। और इधर अर्जुन को मोहित ने ब्रेकफास्ट लाने के लिए कहा था, जिसे अर्जुन जल्दी ही बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर आ गया था। मोहित ने भी मधु की तरफ देखा और उसे फ्रेश देखकर हल्के से मुस्कुरा उठा। उसके बाद अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे भी नहाने की ज़रूरत है। इतना कहने के बाद मोहित मधु के पास आया। उसके बाद कमरे में जाते हुए बोला, मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ, तब तक तुम ब्रेकफास्ट कर लो। मधु मोहित का इतना नॉर्मल बिहेव करते देख कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे तो लगा था कि शायद मोहित उस पर गुस्सा होगा उसके हार जाने पर। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मानवी मधु का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग एरिया की तरफ लाते हुए बोली, चलो तब तक तुम ब्रेकफास्ट कर लो। मधु चेयर पर बैठ गई, पर वो मोहित का इंतज़ार करने लगी। मोहित भी काफ़ी थका हुआ फील कर रहा था, पर शावर लेने के बाद रिलैक्स हो गया था और तैयार होकर डाइनिंग एरिया की तरफ आया। फिर मधु के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया? मधु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और शांत आवाज़ में बोली, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रोशनी का रिश्ता हो गया था उसके पापा के दोस्त के लड़के के साथ और 2 दिन बाद सगाई भी थी। इधर करण किसी काम से आया था इंदौर, इसलिए वो रोशनी के घर आया था रोशनी के मम्मी पापा से मिलने। करण ज़्यादा समय के बाद रोशनी के घर आया था, इसलिए रोशनी की माँ करण को होटल में ना रहने का बोलकर उसको अपने घर पर ही रोक लेती हैं। रोशनी इस वक्त ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी थी, पर उसका ध्यान ब्रेकफास्ट करने पर नहीं था। वो करण के बारे में सोचे जा रही थी।
और रोशनी की माँ रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, रोशनी, शायद करण अपने कमरे में ब्रेकफास्ट करेगा, तो क्या तुम उसे ब्रेकफास्ट दे आओगी? रोशनी, जो कि काफ़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वो ये सुनकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ, वो इतना ही बोल पाई थी कि उसकी माँ ने कहा, रोशनी, करण को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है ना, तो तुम उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर ले जाना। रोशनी ने कहा, आंटी बना देंगी। रोशनी की माँ ने कहा, पर तुम्हें करण के टेस्ट के बारे में पता होगा कि उसे कैसी कॉफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा, क्योंकि हमें करण का हमारे घर अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। रोशनी जानती थी कि उसे ही करण के लिए ब्रेकफास्ट देने के लिए उसके कमरे में जाना होगा, इसलिए वो उठ गई और किचन की तरफ जाते हुए बोली, मैं कॉफ़ी बनाकर आती हूँ। इतना कहने के बाद रोशनी किचन में आई और जल्दी से कॉफ़ी बनाकर लेकर फिर से डाइनिंग टेबल पर आई। उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट लिया, फिर ट्रे में लेकर करण के कमरे की तरफ बढ़ गई। ब्रेकफास्ट करने के बाद मोहित, मधु, मानवी और अर्जुन तीनों ही लिविंग एरिया के सोफे पर बैठे हुए थे। मानवी कॉल पर एकेडमी में बात कर रही थी। कॉल उसने एक स्पीकर पर किया हुआ था। एकेडमी की ऑनर गुस्से से बोल रही थी, माना कि मधु ने इतनी बड़ी गलती कर दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो छुप जाए। उसने अपनी गलती नहीं मानी और मेरी एकेडमी का नाम बदनाम हुआ। ये सुनकर मानवी ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मैम, वो मधु की गलती नहीं है। मेरा मतलब था कि उसके साथ पहले भी एक हादसा हो गया था। उसकी ड्रेस किसी ने चोरी कर ली थी और इस बार उसके ड्रेस पर किसी ने छेड़खानी की है। उसने गहरी सांस ली, उसके बाद कहा, अगर मधु से गलती हुई थी तो उसे मानना चाहिए, या फिर उस वक्त मधु ने अपनी बात रखी थी, वो भी सबके सामने, तो इस बार वो अपनी बात क्यों नहीं रख पाई और क्यों यहाँ से भाग गई? ये सुनकर मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर वो वहाँ से भागती नहीं तो शायद वो इस वक्त हार या जीत के बीच में होती, पर उसने कीर्ति का पीछा किया। मधु यही सब सोच रही थी और मोहित, जो कि उसके पास बैठा था, वो मधु को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए उसने मधु के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर मधु ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मानवी उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, मैं मानती हूँ मैम कि मधु से गलती हुई, पर वो उस वक्त हुए हादसे को लेकर इतनी घबरा गई कि वो सभी का सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। उसको ये सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने तेज आवाज़ करते हुए कहा, वो घबरा गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से कंपटीशन के बीच में से भाग जाए। मधु से ये कह देना कि वो अब से किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और मधु परेशान होने लगी। मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और उसे समझाते हुए बोला, तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं। मधु ने अपनी नम आंखें मोहित पर टिकाते हुए कहा, पर मोहित ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, पर वो कुछ नहीं। इस वक्त तुम इन सब बातों को जाने दो। तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मधु मोहित की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई, पर वो अंदर से टूटी हुई थी और मोहित मधु को उदास देख के कुछ सोचते हुए बोला, मैंने सोचा है कि हम कुछ दिन के लिए कहीं घूमने चले जाएं। ये प्लान कैसा रहेगा? मधु ने कहा, हम तभी जा पाएंगे जब रोशनी की सगाई हो जाएगी। ये सुनकर मोहित ने कहा, ठीक है, रोशनी की सगाई हो जाने के बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और घूमने की जगह तुम डिसाइड करोगी कि हम कहाँ जाएंगे। मधु ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी घर की डोरबेल बजी और मानवी उठते हुए बोली, अब कौन आ गया? मानवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने दिव्या खड़ी थी। दिव्या को देखकर मानवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके बाद उसने दिव्या को घर में आने की जगह देते हुए हिचकिचाई आवाज़ में कहा, आंटी आप? इधर मधु दरवाजे की तरफ ही देख रही थी और सामने अपनी माँ को खड़ी देखकर अपनी जगह से उठ गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि उसे आने वाले खतरे का अंदाज़ा हो गया था।
दिव्या मानवी को कोई जवाब नहीं देती और अंदर आ गई। फिर मधु मोहित की तरफ देखने लगी। पहले तो दिव्या मधु की तरफ जाने लगी, पर कुछ सोचकर मोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधकर एरोगन भरी आवाज में बोली, तुमने तो कहा था कि मधु जीतेगी और अपना करियर बेहतर बनाएंगी, पर मधु लापरवाह निकली, जो कि अपना करियर तो क्या, करियर को ठीक से संभाल भी नहीं पाई। मधु अपनी माँ की ये बात सुनकर उदासी में गिरने लगी थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर मोहित, जो कि सोफे पर बैठा था, वो उठकर अपनी जेब की पॉकेट में अपने हाथ डालते हुए दिव्या के ही लहजे में बोला, मधु ने बेहतर कोशिश की, पर वो जीत नहीं पाई, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दिव्या ने भारी आवाज़ में कहा, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि मधु ने क्या लापरवाही कर दी। उस मॉडल की बेइज्जती सबके सामने हुई और ये सिर्फ मधु की वजह से हुआ। मधु इस बार खामोश नहीं रही और अपनी माँ की तरफ आते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मधु आगे कुछ भी बोल पाती इससे पहले दिव्या ने अपने हाथ ऊपर करके उसे शांत रहने के लिए कह दिया, जिसे मधु के खामोश होने के बाद मोहित कहना जारी करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए, पर मधु को हराने के लिए ये एक साजिश थी। दिव्या ने कहा, मैं ये नहीं जानती, मैं तो बस यही जानती हूँ कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मधु ने अपना करियर बना लिया तो मैं तुम्हारे साथ उसे खुशी खुशी रहने दूंगी, पर अब तो मधु ने खुद अपना करियर डुबा दिया, इसलिए उसका तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं है। इतना कहने के बाद दिव्या ने मधु की तरफ देखा। उसके बाद मधु के पास आते हुए बोली, मधु, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। मधु अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और इधर मोहित दिव्या को समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर एक बार मधु को ये प्रूफ कर लेने दीजिए कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, अब इन सब बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ और रहे। मधु सिर्फ खामोशी से अपनी माँ की बात सुन सकती थी, क्योंकि मधु पर मोहित ने भरोसा किया था कि मधु जरूर जीतेगी और अपना करियर बेहतर से बेहतर बनाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहित अब मधु के बोलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब मधु की माँ को सिर्फ मधु समझा सकती थी और मोहित कहीं ना कहीं ये भी चाहता था मधु अपनी माँ को सिर्फ मधु समझाए, पर मधु की तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। वो खामोशी से अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी और दिव्या इतने में खामोश रहने वालों में से नहीं थी। उसने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, देखो मधु, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर तुम इस मौके पर खरी नहीं उतरी और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। मधु ने कुछ सोचते हुए कहा, मॉम, आप क्या चाहते हैं? ये सुनकर दिव्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। ये सुनकर मधु घबरा सी गई और हड़बड़ाते हुए अपनी माँ से बोली, नहीं मॉम, प्लीज़, मैं आपके साथ अमेरिका नहीं आ सकती। दिव्या ने कहा, मधु, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इधर मोहित ने एक भी बार कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वो खामोशी से मधु और दिव्या की बात सुन रहा था, पर उसके चेहरे के भाव नॉर्मल थे, मानो उसे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। और दिव्या सोफे पर बैठे हुए बोली, तुम चल रही हो मेरे साथ, इसलिए तैयार हो जाओ। इधर मानवी और अर्जुन एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे, मानो अर्जुन मानवी से पूछना चाहता था कि अब आगे क्या होगा, और मानवी इशारों ही इशारों में समझाते हुए यही इशारा कर रही थी कि उसे भी कुछ नहीं पता। इधर मधु अपनी माँ के पास बैठते हुए बोली, मॉम, एक बार मेरी खुशी के बारे में सोचिए, और आपने तो मुझसे कहा था ना कि मैं मोहित के साथ रह सकती हूँ। दिव्या ने कहा, मैंने तब कहा था जब तुम अपना करियर बना लो, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मधु ये सुनकर मन ही मन बोली, मॉम, मैं आपको कैसे कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। दिव्या ने कहा, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना?
कि मैंने क्या कहा। जाओ तैयार हो जाओ। मधु ने अपनी आंखें बंद की। उसके बाद मन ही मन बोली, अब मुझे अपनी मॉम को सच्चाई कहनी ही होगी। इतना मन ही मन सोचने के बाद मधु अपनी माँ की तरफ देखकर टेबल पर से पानी का गिलास उठाते हुए अपनी माँ को देते हुए बोली, पहले आप पानी पी लीजिए। दिव्या को मधु का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा, लेकिन उसने पानी का गिलास लिया और पानी पी गई। उसके बाद गिलास मधु को थमाते हुए बोली, थैंक यू। इधर मोहित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधु कर क्या रही है, पर वो खामोशी से बस देखे जा रहा था। और मोहित इतना तो जान गया था कि मधु उसे इतनी आसानी से किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। उसे इतने तक तो भरोसा मधु पर था। फिर मधु इधर उधर देखने लगी और मोहित की तरफ देखकर उसने अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर मोहित ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, मानो वो कहना चाहता हो कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसे मधु दिव्या की तरफ देखकर गहरी सांस ली। उसके बाद कहा, मॉम, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। दिव्या ने कहा, कहो, तुम्हें जो कहना है। इतना सुनकर मधु ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दिव्या जो कि सोफे पर बैठी थी, वो ये सुनकर उठ गई और हैरानी से बोली, क्या कहा तुमने? मधु ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दिव्या जो कि मधु की तरफ देखे जा रही थी, उसे क्या रिएक्ट करना चाहिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बिना कुछ भी कहे यूं ही खड़ी रही। फिर दिव्या की नज़र मधु की पेट की तरफ गई, जिसे देखकर दिव्या कुछ पल के लिए शांत हो गई। लेकिन उसने सोचा कि शायद यह मधु मोहित और उसका रिश्ता बचाने के लिए कह रही है। पर मधु का पेट देखकर लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, पर यह बात दिव्या के लिए मानना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए उसने मधु से कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? मधु ने जल्दबाजी में कहा, मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। इधर मोहित काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मधु अपनी माँ से ये बात इतनी जल्दी कह देगी। और दिव्या ने मधु की बात नकारते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी रिपोर्ट देखकर भी यकीन नहीं होगा तो? मधु ने कहा, फिर आपको यकीन दिलाने के लिए आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर दिव्या ने अपनी कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फिर तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल आना होगा। दूसरी तरफ दोपहर का समय हो गया था और उसने घर में रहकर परेशान हो गई थी, और जब बाहर निकलती थी तब उसकी नज़र करण के कमरे की तरफ ही चली जाती थी और उसका पूरा ध्यान करण की तरफ ही खींचा चला जाता था, जिसे रोशनी बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए वो बाहर की खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। इसलिए रोशनी अपनी माँ के पास आई और अपनी माँ से बोली, मॉम, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा सकती हूँ? रोशनी की माँ ने कहा, अब तुम्हारी सगाई को सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और अब तुम्हें बाहर जाना है। वाह। फिर रोशनी की माँ ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? रोशनी तो अपनी सगाई के बारे में मानो भूल ही गई थी और अपनी माँ के कहने पर उसे अपनी सगाई का ख्याल आया, जिसे ख्याल करते ही रोशनी ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचते हुए अपनी माँ से बोली, मैं झील जाने के बारे में सोच रही हूँ। रोशनी की माँ ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, अभी तुम वहाँ इतनी दूर नहीं जा सकती। यह सुनकर रोशनी ने कहा, मॉम प्लीज़, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मैं टाइम से घर आ जाऊँगी। लेकिन रोशनी की माँ इतना ही बोल पाई थी कि करण वहाँ आते हुए बोला, मैं मधु से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें झील जाना है तो मैं तुम्हें घर लौटते वक्त ले जा सकता हूँ। रोशनी को जैसे मधु का ख्याल आया, उसने करण की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं मधु के बारे में तो भूल ही गई थी। फिर रोशनी ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, मैं झील नहीं जा सकती, पर क्या मैं मधु से मिलने जा सकती हूँ? रोशनी की माँ ने करण की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर करण तुम्हें ले जा रहा है तो मुझे कोई शिकायत नहीं, पर तुम अकेले नहीं जा सकती। रोशनी ये सुनकर अपनी माँ को मना करने वाली थी कि तभी करण ने कहा, आंटी, मैं रोशनी को घर लेकर आ जाऊँगा। रोशनी का मन कर रहा था
कि वो अपने घर में ही रहे और अब उसे मधु का ख्याल आ गया था, इसलिए उसे मधु से भी मिलना था। इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और करण अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखते हुए बोला, तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद करण ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए और रोशनी करण को इतना नॉर्मल बिहेव करते देख अजीब नज़रों से करण की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, करण के मन में क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं करण क्या चाहते हैं। थोड़ी देर बाद रोशनी तैयार होकर बाहर आई और करण अपनी कार लेकर गेट के पास आ गया था। करण की कार देखकर रोशनी कुछ और ही बढ़ गई। फिर वो कार के पास पहुंचकर पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठने वाली थी कि तभी करण ने कहा, मैं तुम्हारा कोई पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए खामोशी से आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सुनकर रोशनी ने दरवाज़ा बंद किया और करण की तरफ घूरते हुए मन ही मन बोली, हर चीज़ बदली है पर यह आदत बिल्कुल नहीं बदली। इतना कहने के बाद रोशनी आकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और करण ने अपनी कार स्टार्ट कर दी। इस बीच दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से रास्ता काटने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्या मधु के साथ गई थी। मानवी, मोहित और अर्जुन घर ही थे। मानवी इधर उधर टहल रही थी क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ रही थी कि आखिर दिव्या करना क्या चाहती हैं। पर यहाँ सबसे शांत था तो वो था मोहित। उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता था कि वो गहराई से कुछ सोच रहा है भी या नहीं। तभी अर्जुन ने मोहित को टोकते हुए कहा, मोहित, मैं परेशान हो रहा हूँ कि वहाँ मधु के साथ क्या हो रहा होगा और तुम हो कि शांति से बैठे हो। मोहित ने कहा, वो मधु की माँ हैं, तुमसे ज़्यादा उन्हें मधु की फिक्र होगी, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना सुनने के बाद अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे कहा, पर तुम जानते हो ना कि मधु की मॉम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर तुम्हें मधु के साथ जाना चाहिए था। मोहित जानता था कि अर्जुन क्या कहना चाहता है। वो साफ तौर पर यही कहना चाहता था कि कहीं दिव्या मधु को लेकर यहाँ से ना चली जाए। पर मोहित इतना तो जानता था कि दिव्या सामने से वार करने वाली है, वो पीछे से वार नहीं करेंगी। इसलिए मोहित ने आगे कुछ भी नहीं कहा और दोनों माँ बेटी का इंतज़ार करने लगा। तभी एक कार बाहर आकर रुकी, जिसे मानवी खुश होते हुए बोली, मधु और उसकी मॉम आ गई होंगी। इतना कहने के बाद मानवी बाहर जाने लगी, पर सामने से करण और रोशनी अंदर आ रहे थे, जिसे देखकर मानवी वहीं रुकते हुए बोली, ये तो करण रोशनी हैं। दोनों अंदर आए और करण मानवी और अर्जुन और मोहित को यहाँ देखकर सवाल करते हुए कहा, मधु कहाँ है। यह सुनकर मानवी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो अपनी मॉम के साथ गई है। इतना सुनने के बाद करण ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या मॉम आई है यहाँ। इतना सुनने के बाद मानवी ने सारी बातें करण से कह दी। रोशनी भी यह सुनकर परेशान हो गई। फिर रोशनी ने मानवी से पूछा, तुम्हें पता है कि वो कौन से हॉस्पिटल गए हैं। मानवी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। सभी दोनों के आने का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते ही करते पूरा 2 घंटा बीत गया और अब मोहित ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपनी जगह से उठता हुआ बोला, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मानवी ने कहा, पर आपको तो नहीं पता ना कि वो कौन से हॉस्पिटल गए हैं। मानवी का इतना कहना था कि मोहित कुछ जवाब देने वाला था। तभी कार के रुकने की आवाज़ सभी को सुनाई देने लगी और सभी जान गए थे कि वो लोग आ गए हैं, जिससे सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, सिवाय मोहित के। करण भी अपनी जगह पर बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आखिर आगे होगा क्या। और दिव्या अंदर आई और उसके पीछे मधु भी चुपचाप आ रही थी। मधु के चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे और उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाई हुई थी और दिव्या की नज़र हमेशा की तरह सामने की तरफ, दिव्या की नज़र करण की तरफ गई, उसके बाद रोशनी की ओर। दोनों को देखकर दिव्या इतना तो जान गई थी कि रोशनी और करण दोनों ही साथ में आए होंगे, जिसे उसके हाथों की मुट्ठियां भीज गई और अगले ही पल
उसने ये इग्नोर किया और आकर सोफे पर बैठ गई। उसके सोफे पर बैठने के बाद करण अपनी माँ से बोला, मॉम क्या हुआ? दिव्या ने करण की तरफ घूरते हुए कहा, अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि क्या हुआ। फिर ये फॉर्मेलिटी करना बंद करो। यह सुनकर करण ने गहरी सांस ली और आगे उसने कुछ भी नहीं कहा और दिव्या ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पर मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी बदनामी हो, इसलिए ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। दिव्या का सोचना ये जायज़ था क्योंकि अभी तक किसी को ये तक नहीं पता था कि दिव्या की बेटी कौन है, पर सभी जानते थे कि दिव्या की एक बेटी है और एक बेटा है, पर कौन है वो आज तक कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि मधु की शादी होने वाली बात भी बाहर नहीं पड़ी थी और मधु जो कि हॉस्पिटल जाकर आई थी अपनी माँ के साथ, वो सारी टेस्ट करवा कर आई थी। वो अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, मॉम मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। दिव्या ने उठते हुए कहा, बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है मधु। मधु ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ मॉम एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इतना सुनने के बाद दिव्या ने एक कमरे की तरफ देखा, फिर उस ओर बढ़ते हुए बोली, ठीक है, पर तुम इतना याद रखना कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगी। सभी सोच में पड़े थे कि मधु दिव्या से क्या बात करना चाहती है और सभी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इधर मोहित अभी भी खामोश था। दिव्या और मधु के उस कमरे में जाने के बाद रोशनी ने मानवी से कहा, मधु अपनी मॉम से क्या बात करना चाहती है? मानवी ने मना करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मधु क्या बात करना चाहती है अपनी मॉम से, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर मधु अपनी मॉम को मनाना चाहेगी तब भी उसकी मॉम नहीं मानेगी। इधर कमरे में दिव्या हाथ बांधकर खड़ी थी। वो मधु की बोलने का इंतजार कर रही थी और मधु अपनी माँ की तरफ देखे जा रही थी, मानो मधु कुछ गहराई से सोच रही हो। पर दिव्या को अपना वक्त जाया करना पसंद नहीं था, इसलिए उसने भारी आवाज़ में कहा, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? मधु अपनी माँ के पास आई, उसके बाद अपनी माँ के हाथ थामते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मैं जानती हूँ मॉम कि आप मेरा कोई भी डिसीज़न लेने से खुश नहीं हैं और कहीं ना कहीं मैं गलत भी हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो कुछ भी करना चाहती हैं वो मेरे लिए करना चाहती हैं। दिव्या तो मानो शांत होने लगी थी और वो मधु की बातें गहराई से सुन रही थी और मधु ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, मॉम मैं ये भी जानती हूँ कि आप मोहित को क्यों नहीं पसंद करती, इसलिए ना क्योंकि मोहित ने मुझसे ज़बरदस्ती से शादी की। इस बार दिव्या ने कहा, ये बात तुम्हें काफ़ी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।